हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। आज बीए पार्ट 1 के पेपर सेकंड में हम फ्रांस की क्रांति के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व के कई वीडियो लेक्चर्स में फ्रांस की क्रांति के विभिन्न पहलुओं का हमने अध्ययन किया है। उसमें मैंने आपको बताया कि कम्यून और कन्वेंशन की स्थापना के पश्चात फ्रांस में किस प्रकार की स्थिति बनी। आज यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आतंक के राज्य। ये कहा जाता है कि जो आतंक का राज्य था ये लुई 16 के शासन में जो जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उससे भी कई गुना अधिक खराब था। तो आइए आज बात करते हैं आतंक के राज्य पर कि कन्वेंशन के शासन के समय से ही पेरिस व अन्य नगरों में क्रांति का नेतृत्व करने वालों को सूली पर लटकाया जा रहा था और इनके लिए गणतंत्र के शत्रु शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आतंक का राज्य स्थापित हो जाने पर व्यक्तिगत व राजनीतिक लाभ के लिए अपने ही साथियों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। 10 अगस्त 1792 के बाद फ्रांस में व्यवहारिक रूप से दो सरकारें थीं, एक कम्यून तथा पेरिस की सरकार जिसके नेता हर्बर्ट तथा शोम्ते थे। ये दोनों ही उग्र, बर्बर और धार्मिक थे। इनके प्रभाव से ही कन्वेंशन ने विवश हो फ्रांस को ईसाइयत के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। अब ईश्वर के स्थान पर बुद्धि को महत्व दिया जाने लगा था। दूसरा था कन्वेंशन व फ्रांस की सरकार। प्रारंभ में दोनों ने मिलकर कार्य किया। कन्वेंशन और जनरक्षा समिति ने भी अपनी इच्छा के विरुद्ध सब स्वीकार किया, परंतु रोबेस्पियरे इससे संतुष्ट नहीं था। अब आतंक का राज्य किसके समय में, ये किसके द्वारा आतंक का राज्य स्थापित किया गया, उस बात पर चर्चा करते हैं। आतंक के राज्य को रेन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है और जिसके संरक्षण में या जिसके अनुसार ये कार्य किया जा रहा था उस व्यक्ति का नाम था रोबेस्पियर। रोबेस्पियर जनरक्षा समिति का प्रभावशाली सदस्य था। उसने पहले हर्बर्ट और उसके साथियों पर धर्म विरोधी कार्यों के आरोप में बंदी बनाकर 24 मार्च 1794 को सभी को गिलोटीन पर चढ़ा दिया। तत्पश्चात दांतों व उनके साथियों को मौत की सजा दी गई। दोनों प्रभावशाली नेताओं व उनके साथियों को गिलोटीन पर चढ़ाए जाने के बाद रोबेस्पियरे का जैकोबिन दल कम्यून और जनरक्षा समिति पर एकाधिकार कायम हो गया। 5 अप्रैल 1794 से 27 जुलाई तक लगभग 100 दिन रोबेस्पियर ने वास्तविक अधिनायक की भांति शासन किया। यह पेशे से वकील था, लेकिन बहुत ही अवसरवादी और मौका मिलते ही अपने शत्रुओं पर वार करता था। सत्ता हाथ में आते ही उसने अपने पद का दुरुपयोग कर जूरी के ऐसे सदस्यों को जो उसके मार्ग में बाधक थे उनको भी बदल दिया। उसने अपने अल्प शासनकाल में लगभग 1400 व्यक्तियों को प्राणदंड दिए। अतः कन्वेंशन व जनरक्षा समिति के सदस्यों ने रोबेस्पियर का अंत करने का निश्चय कर 27 जुलाई 1794 को उसे बंदी बना लिया। कम्यून ने उसका पक्ष लिया, परंतु कन्वेंशन के आदेश व घमासान लड़ाई के बाद उसी रात्रि उसे व उसके साथियों को गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में आतंक के राज्य का अंत हुआ। अब रेन ऑफ टेरर के बाद 1795 का एक संविधान सामने आया, उस पर चर्चा करते हैं। 1795 में कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए नया संविधान तैयार किया जिसमें लोकतंत्र के सिद्धांतों, मानवाधिकार तथा मनुष्य के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया। शासन का सर्वोच्च अधिकार एक डायरेक्टरी, जिसे हिंदी में संचालक मंडल कहते हैं, को दिया गया, जिसमें 5 सदस्यों की व्यवस्था थी। ये लोग 5 वर्ष तक
अपने पद पर रह सकते थे, परंतु प्रतिवर्ष उनमें से एक का हट जाना आवश्यक था। उनका निर्वाचन विधानमंडल की ओर से होता था। कानून बनाने के लिए 2 सभाएं रखी गईं। प्रथम में 500 सदस्य और दूसरी में 250 सदस्य थे। प्रथम को कानूनों का प्रस्ताव रखने व पारित करने और दूसरी को प्रस्तावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। यह विधान नवंबर 1799 तक चला। 26 अक्टूबर 1795 को कन्वेंशन ने अपने को भंग कर दिया। अब आता है डायरेक्टरी का शासन। डायरेक्टरी ने 27 अक्टूबर 1795 से 19 नवंबर 1799 तक लगभग 4 वर्ष तक शासन किया। कार्यपालिका के समस्त अधिकार 5 व्यक्तियों के इसी संचालक मंडल में थे। संचालकों में सभी अल्पबुद्धि व स्वार्थी राजनीतिज्ञ थे। उनका शासन भ्रष्ट व कमजोर था। वे प्रांतीय दंगों को रोकने व राजा के पक्ष में बढ़ते समर्थन को रोकने में असमर्थ थे और राजा के पक्ष में बढ़ते समर्थन को रोकने में असमर्थ थे और अपने अस्तित्व के लिए सेना पर निर्भर रहते थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में जैकोबिन क्लब को पूर्णतः बंद कर दिया गया और कम्यून तथा क्रांतिकारी परिषद को समाप्त कर दिया गया। उसके समय में विद्रोह में बढ़ोतरी हुई और व्यापार को भी आघात पहुंचा। अंत में नेशनल गार्ड व बरास के साहसी नवयुवक नेपोलियन बोनापार्ट ने सेना की कमान संभाली। अब 1795 के अक्टूबर में संचालक मंडल के विरोध में पैंथियन नामक एक सोसाइटी का गठन हुआ। इस सोसाइटी में पुराने जैकोबिन व सदस्य थे और सोसाइटी की बैठकें टॉर्च के प्रकाश में हुआ करती थीं। ये अपने विचारों व संचालक मंडल पर किए गए प्रहारों का प्रदर्शन और प्रकाशन ट्रिब्यून नामक पत्रिका के माध्यम से करते थे। इस समिति में समानता के आदर्श के लिए कार्य किए। फरवरी 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट को इस सोसाइटी को समाप्त करने का काम सौंपा गया। वैदेशिक मामलों और युद्ध संचालन में डायरेक्टरी का शासन भाग्यशाली रहा। 1795 के प्रारंभ से ही स्पेन, प्रशा, हॉलैंड, पुर्तगाल, सैक्सनी और हेसेस नामक जर्मन राज्य और इटली के नेपल्स, परमा और पोप के राज्यों ने फ्रांस के साथ संधि कर ली। नेपोलियन ने आश्चर्यजनक ढंग से ऑस्ट्रिया को पराजित कर संधि के लिए विवश किया, परंतु इंग्लैंड के विरुद्ध उसे सफलता नहीं मिली। इतना अवश्य है कि उसे डायरेक्टरी का शासन के अंत करने और फ्रांस की शासन सत्ता अपने हाथ में लेने में अवश्य सफलता मिली और इस तरह फ्रांसीसी क्रांति का एक भाग लगभग समाप्त राय हो गया। अब हमने विभिन्न पक्षों, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। अब हम ये देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व रहा और क्या परिणाम निकले। तो यूरोप के इतिहास में ही नहीं वरन विश्व के इतिहास में फ्रांस की क्रांति का विशिष्ट स्थान है। आधुनिक जीवन की उदार जनतंत्रीय तथा प्रगतिशील विचारधारा की नींव इस क्रांति ने ही रखी। इस क्रांति ने सही अर्थों में मध्ययुगीन व्यवस्था का अंत करके आधुनिक युग का सूत्रपात किया। 1848 की व्यापक क्रांति तथा 1870-71 में इटली और जर्मनी का एकीकरण भी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। संक्षेप में क्रांति के परिणामों पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। सदियों तक करोड़ों व्यक्ति इस व्यवस्था में पिसकर आर्थिक शोषण का शिकार होते रहे। फ्रांस की क्रांति ने समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर सामान्य व्यक्तियों को उनका उपयुक्त स्थान दिया।
नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय। क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों में धार्मिक सहिष्णुता का प्रादुर्भाव हुआ। क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर मानवता की सेवा की, चर्च के बाहरी आडंबरों व क्रियाकलापों को कम कर दिया गया। राष्ट्रीयता का विकास। विश्व के सभी नागरिकों के हृदय में अपने देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर अपने राष्ट्र को स्वतंत्र व उन्नत बनाने के लिए आंदोलन उठ खड़े हुए। इसकी राजनीतिक देन भी थी कि क्रांति ने राजाओं के दैवी सिद्धांत का अंत कर संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूप से देश की राजनीति में हिस्सा बटाने लगा। जनता में आत्मविश्वास की नई भावना का संचार हुआ और राजनीतिक दलों का उदय हुआ। नेक्स्ट, व्यक्ति की महत्ता। क्रांति के पूर्व समाज में केवल विशेष अधिकार संपन्न लोगों को ही महत्व दिया जाता था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप, मतलब फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप, मानव अधिकारों की घोषणा और स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांतों का प्रतिपादन कर क्रांति ने व्यक्ति की महत्ता एवं गरिमा को स्वीकार किया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत क्रांति की अमूल्य देन बन गई। समाजवाद का प्रारंभ। क्रांति ने अमीरों और निर्धनों को न्याय के सम्मुख समानता प्रदान की। सभी के लिए समान कानूनों की व्यवस्था की गई। इन सब के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और इस क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि विभिन्न बुद्धिजीवियों ने अपने लेखों के, पुस्तकों के माध्यम से इस क्रांति को एक प्रकार से, यदि हम कहें कि नारा दिया, तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और फ्रांस की क्रांति ने, फ्रांस के प्रशासन ने या फ्रांस की व्यवस्था ने इसे स्वीकार भी किया। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार माना। इसी प्रकार भाषण, लेखन, प्रेस तथा जानमाल की सुरक्षा आदि के अधिकार दिए गए। न्याय के सम्मुख समानता एवं सार्वजनिक पदों को योग्य व्यक्तियों के लिए खोलना समानता का ही ज्वलंत उदाहरण है। परस्पर प्रेम, सहयोग एवं बंधुत्व की भावना और इसी का विकास क्रांति का मुख्य ध्येय रहा। संसार में लोकतंत्र की नींव इस क्रांति के माध्यम से मजबूत हुई। नेक्स्ट और लास्ट, कि शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा को चर्च के आधिपत्य से निकालकर उसे राष्ट्रीय, सार्वभौमिक तथा धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। बौद्धिक क्षेत्र में क्रांति ने आधुनिक संसार का मार्ग प्रशस्त किया और यूरोपीय साहित्य में स्वच्छंदतावादी आंदोलन भी क्रांति का परिणाम था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के न केवल फ्रांस में वरन संपूर्ण यूरोप और विश्व में बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। थैंक यू।